निजी कंपनी की परिभाषा, विशेषताओं तथा उनको प्राप्त विशेषाधिकार और छूटों के आधार पर हम स्पष्ट रूप से सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर बता सकते हैं। तो इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हम समझें कि सार्वजनिक कंपनी का क्या आशय है। सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा हमने पहले भी अध्ययन की है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सार्वजनिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है तथा जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियों के लिए कोई भी न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी ऐसी कंपनी, निजी या सार्वजनिक, जो निजी कंपनी नहीं है कि सहायक कंपनी है, तो वह सहायक कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे ऐसी सहायक कंपनी अपने अंतर नियमों में निजी कंपनी ही बनी रहे। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 में संशोधित किया गया है धारा 271 में कि कोई भी ऐसी कंपनी, निजी हो या सार्वजनिक, जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी है, तो वह सहायक कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे ऐसी सहायक कंपनी अपने अंतर नियमों में निजी कंपनी ही बनी रहती हो। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक कंपनी, निजी कंपनी सहित, जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, वह भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। ऐसी सहायक कंपनी के अंतर नियमों में निजी कंपनी संबंधी प्रतिबंध एवं निषेध विद्यमान हैं, तो वह उन्हें बनाए रख सकती है। यानी उस सहायक कंपनी को, यदि वह निजी कंपनी है, तो अपने अंतर नियमों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी वह सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो स्पष्ट है कि निजी कंपनी वह है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है, और सार्वजनिक कंपनी वह है जो निजी कंपनी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम इस अंतर स्पष्ट करें तो विभिन्न आधारों पर हम इनके अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला आधार हम लेते हैं मिनिमम मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स का। न्यूनतम सदस्य या अभिदाताओं की संख्या के आधार पर स्पष्ट रूप से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अंतर है। एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 अभिदाता या सदस्य होने चाहिए, और एक व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक ही सदस्य होता है, और वही व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम पर अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर करता है। जबकि सार्वजनिक कंपनी में कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु कम से कम 7 अभिदाताओं की, सब्सक्राइबर्स की, सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। ये सब्सक्राइबर्स ही कंपनी के प्रथम सदस्य बनते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। दूसरा आधार का हम जिक्र करें तो मैक्सिमम मेंबर्स, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं लगाई गई है। तीसरे आधार की हम बात करें, आर्टिकल्स, अंतर नियम। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि निजी कंपनी के लिए अलग से मॉडल अंतर नियम अधिनियम के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनियों के लिए अंतर नियम बनाना ऐच्छिक है, क्योंकि कंपनी अधिनियम में एक मॉडल अंतर नियम अधिनियम का प्रावधान किया गया है, इसलिए उनके लिए ये ऐच्छिक है। जो सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर नियम नहीं बनाती है, वह अधिनियम में दिए गए मॉडल अंतर नियमों में से अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी रचना के अनुसार अंतर नियमों को अपना सकती है। चौथे आधार की हम बात करें तो प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स, अंतर नियमों के परिवर्तन के कठोर नियमों को जोड़ना। निजी कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करने के प्रावधानों को कठोर बनाने हेतु अंतर नियमों में संशोधन करने के लिए कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए प्रावधानों को कठोर बनाने के लिए
अंतर नियमों में संशोधन के लिए विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक है। अगले आधार की हम बात करें तो रेजिंग ऑफ कैपिटल, पूंजी की प्राप्ति। प्रत्येक निजी कंपनी निजी आधार पर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर के द्वारा अपने लिए पूंजी प्राप्त कर सकती है। यह प्रविवरण निर्गमित कर जनता को कंपनी की प्रतिभूतियों के क्रय के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती, उसको प्रविवरण जारी नहीं करना होता है। और दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी अपने निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र के माध्यम से तथा प्रविवरण के माध्यम से पूंजी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि उसको न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी निजी आधार पर तथा सार्वजनिक रूप से जनता को प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करके पूंजी प्राप्त कर सकती है। छठे अंतर के आधार के रूप में हम चर्चा करें तो न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के आधार पर निजी कंपनी पर अंशों के आवंटन से पूर्व न्यूनतम अभिदान का प्रावधान लागू नहीं होता, लेकिन सार्वजनिक कंपनी को जनता को प्रतिभूतियों के आवंटन से पूर्व न्यूनतम अभिदान को प्राप्त करना होता है। कोई भी सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती है। सातवें आधार की हम चर्चा करें अंशों का अंतरण, जो कि मुख्य रूप से है निजी और सार्वजनिक कंपनियों को डिफरेंशिएट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। निजी कंपनी के सदस्य कंपनी के अंतर नियमों में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन ही अपने अंशों का अंतरण कर सकते हैं, यानी कि उनके अंतर नियमों में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, निषेध नहीं है लेकिन एक प्रतिबंध है कि वो अपने अंशों का अंतरण कर सकते हैं, लेकिन केवल अपने अंतर नियमों में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अंतर्गत, तो इन पर प्रतिबंध है। और दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अपने अंशों का अंतरण या ट्रांसफर स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। आठवें आधार की बात करें तो जनता से धन निक्षेप या पब्लिक डिपॉजिट्स। कोई भी निजी कंपनी जनता से धन निक्षेप, पब्लिक डिपॉजिट्स आमंत्रित नहीं कर सकती। पब्लिक डिपॉजिट्स आमंत्रित या स्वीकार दोनों ही नहीं किए जा सकते। और दूसरी तरफ कोई भी सार्वजनिक कंपनी जनता से धन निक्षेप आमंत्रित कर सकती है, स्वीकार कर सकती है। संचालकों की संख्या की बात करें, डायरेक्टर्स, तो एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर अन्य सभी निजी कंपनियों में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक हैं। एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 संचालक काफ़ी है, ये एक ही हो सकता है। और दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। तो अंतर स्पष्ट है कि निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक हैं और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। अगले आधार की बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्वतंत्र संचालक। किसी भी निजी कंपनी के संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा निर्धारित वर्गों की सार्वजनिक कंपनियों के संचालक मंडल के कुल संचालकों में से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक के रूप में होने आवश्यक हैं। तो ये स्पष्ट है कि निजी कंपनी में स्वतंत्र संचालक होने अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनियों में 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने आवश्यक हैं। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करें तो इसमें भी अंतर स्पष्ट है। संचालकों की बारी बारी से सेवानिवृत्ति होती रहती है। निजी कंपनी में कंपनी के संचालकों का बारी से निवृत्त होना अनिवार्य नहीं है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन आवश्यक नहीं है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने चाहिए। ऐसे संचालकों में से प्रतिवर्ष 1/3 संचालक बारी बारी से वार्षिक साधारण सभा पर सेवानिवृत्त होने आवश्यक हैं। अगले आधार की हम बात करें तो फिलिंग कैजुअल वैकेंसी इन डायरेक्टर्स ऑफिस। किसी भी निजी कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए संचालक पद को भरने हेतु किसी भी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए संचालक पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। धारा 161(4) में प्रावधान है कि सार्वजनिक कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए संचालक पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के आधार पर भी निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर है, जिसको हम KMP की मैनेजरियल पर्सनल के नाम से जानते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ KMP की मैनेजरियल पर्सनल। किसी भी निजी कंपनी के लिए किसी भी मुख्य पदाधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। केवल कंपनी सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है यदि कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। लेकिन प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उसको मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों को अनिवार्यतः आवश्यक रूप से नियुक्त करना पड़ेगा। ये मुख्य अंतर है मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों को नियुक्ति के संबंध में। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक बहुत बड़ा आधार है दोनों कंपनियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए। प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो है, निजी कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक की सीमा जो कि सार्वजनिक कंपनी में लगाई गई है वो नहीं लागू होती। निजी कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में अपने शुद्ध लाभ के 11% से अधिक पारिश्रमिक दिया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में अपने शुद्ध लाभों के 11% तक की सीमा के भीतर ही पारिश्रमिक दिया जा सकता है। अगले आधार की हम बात करें तो कोरम, कार्यवाहक संख्या या जिसको हम गणपूर्ति कहते हैं। एक सभा में कार्यवाही संचालित करने के लिए सदस्यों की संख्या के बारे में एक निजी कंपनी की सभा में कार्यवाहक संख्या या कोरम पूर्ति के लिए कम से कम 2 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की सभा में कोरम पूरा करने के लिए निर्धारण कंपनी की कुल संख्या के आधार पर किया जाता है। 1000 से कम सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। 1001 से 5000 तक के सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 15 सदस्य तथा 5000 से अधिक सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, तभी कोरम पूर्ति मानी जाएगी। न्यूनतम संख्या कार्यवाहक संख्या मानी जाएगी। अगले आधार की हम बात करें तो वार्षिक साधारण सभा में जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट ऑन AGM, किसी भी निजी कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन तैयार करके रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन तैयार करके रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना पड़ता है। अगले अंतर के आधार की बात करें तो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट सचिवीय अंकेक्षण पद्धति। किसी भी निजी कंपनी को अपना सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन संचालकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं करना पड़ता, और दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक है या जिसका विक्रय टर्नओवर 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उनको अपनी सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है। और आखिरी आधार की हम बात करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स, अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। कोई भी निजी कंपनी अपने अंशों के क्रय के लिए अपने कर्मचारियों और सदस्यों के लिए कितनी भी वित्तीय राशि की सहायता दे सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी अपनी ही प्रतिभूतियों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के सीमा के भीतर ही दे सकती है। तो ये स्पष्ट रूप से अंतर स्पष्ट होता है निजी और सार्वजनिक कंपनी में।